न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है इस वक्त कैप्टन अमेरिका के एक सेफ हाउस के अंदर मौजूद होती है, जो कि दरअसल बकी बार्न्स है। और उसने बोला है कि जब तक ये लोग यहाँ पे रहना चाहें वो रह सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ पुराने मेंबर्स और कुछ नए मेंबर्स भी अब इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं और कुछ पुराने मेंबर्स जा चुके हैं, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अब इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि दरअसल जेसिका जोन्स और लूक केज की जो बेटी होती है उसको एक स्क्रल किडनैप करके ले जाता है, जो कि जारविस होता है, जिसको हमने सीक्रेट इन्वेजन में देखा था। और अब ये लोग इस मिशन में निकलते हैं कि वो लोग अपने इस बच्चे को ढूंढेंगे, जिसके लिए वो लोग फैंटास्टिक फोर की मदद भी लेते हैं और अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन उनको कोई हिंट नहीं मिलता है। तो इसी एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि लूक केज जो है जाके डील कर लेता है नॉर्मन ऑसबॉर्न से कि वो उसके कहने के मुताबिक हर एक चीज़ करेगा, उसकी टीम का हिस्सा भी बनेगा अगर वो उसकी बेटी उसको दिलवा दे। अब आगे हम यहाँ से राफ्ट राइकर आइलैंड मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं। और ये सिक्योरिटी प्रिजन आप काफ़ी बार हमारे न्यू एवेंजर्स की कॉमिक्स के अंदर देख ही चुके हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, लूक केज, वेनम और बुल्सआई जो है यहाँ पे इस प्रिजन के अंदर आए हुए होते हैं। और वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न लैंड करते हुए बोलता है कि जेंटलमैन, मुझे अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर से मिलना है। और इस तरह हम देखते हैं कि दो स्क्रल वहाँ पे आपस में बैठे होते हैं सेल के अंदर और बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से पूछता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि आपस में बात मत करो, ना ही कुछ कहो, चाहे वो तुम्हारे ऊपर कितना भी प्रेशर डालें, चाहे तुम्हारे एम्पायर के लिए कुछ भी कहें, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना ही होगा। और इस तरह वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उनके पास मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है स्क्रल सोल्जर, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो नॉर्मन बोलता है कि मेरा नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है और इस वक्त मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। हम एक स्क्रल को ढूंढ रहे हैं जो कि यहाँ पे इस दुनिया के ऊपर रह रहा था एवेंजर्स का बटलर यानी कि जारविस बन के। हम सिर्फ उसकी यहाँ पे बात करने आए हैं। तो क्या तुम में से कोई इसको जानता है? क्या तुम लोग जानते हो कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? लेकिन उसमें से कोई भी वो जो स्क्रल है वो बोल नहीं रहा होता। तो वहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मैक, अपना काम शुरू करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो वेनम होता है यानी कि मैक गार्गन इस वक्त है, वो अपने बड़े बड़े दांत निकालता है और उसमें से एक स्क्रल को चीर फाड़ के कच्चा वहाँ पे खा जाता है उसके सामने। और लूक केज वहाँ पे खामोशी से खड़ा हुआ होता है क्योंकि इस वक्त वो यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न दोबारा पूछता है कि मैं जारविस की बात कर रहा हूँ। तो वो जो दूसरा स्क्रल होता है उसके पसीने छूट जाते हैं और बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम आपस में एक दूसरे को अपने प्लान्स के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तो नॉर्मन बोलता है कि मैं, क्या तुम्हें अभी भी भूख लग रही है? तो बोलता है कि हमेशा, वेनम हमेशा भूखा होता है। तो बुल्सआई बोलता है कि चलो अब बता भी दो कि आखिरकार ये जारविस स्क्रल है कौन और हमें कहाँ मिल सकता है। लेकिन वो अभी भी यही बोल रहा था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि ये लूक केज है। जारविस जो है वो फाइनल बैटल के अंदर से गायब हो चुका है और उसके पास इसका छोटा सा बच्चा है जिसको वो हॉस्टेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। हमें सिर्फ बच्चा चाहिए, हमें उस स्क्रल से कोई मतलब नहीं है अब। लेकिन मुझे एक बात क्लियर करने दो, हमारे पास तुम जैसे 74 और स्क्रल्स मौजूद हैं कस्टडी के अंदर। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हो तो तुम्हारा काम खत्म करके हम बाकियों की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से कोई ना कोई समझदार जरूर निकलेगा जो अपना मुंह खोलेगा। तो वो स्क्रल बोलता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग आपस में मिला करते थे। तो लूक बोलता है कि कहाँ पे? क्या वो सिटी के अंदर ही है? तो दरअसल वो स्क्रल उनको वो ठिकाना बताता है और दरअसल ये वही जगह होती है जिसको हमने देखा था कि एक पुराना कंटेनर होता है, एक पुराना सा पोर्ट होता है जहाँ पे ये लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह किया करते हैं। और वो सारा स्क्रल बताता है कि हम लोग जब भी मिला करते थे वो वहीं पे मिला करते थे, जो कोई भी हम प्लानिंग किया करते थे वो सब वहीं पे किया करते थे। और हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट के अंदर उसी जगह पे जो है एक आदमी आया होता है दरवाजे पे, और वो कोई और नहीं बल्कि वही स्क्रल जारविस होता है जिसके हाथ में वो बच्चा होता है। और वो दरवाज़ा खोल के वहाँ पे अंदर घुसता है, लेकिन लूक सामने बैठा होता है और बोलता है कि मेरा बच्चा मुझे वापसी दो। तो जारविस बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो सो रही है। तो लूक बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार कि तुम एक बच्चे को अपने साथ लेकर भी क्यों गए। तो जारविस बोलता है कि मैं इसको लेकर नहीं गया था बल्कि आपकी वाइफ ने इसको मुझे दिया था। तो लूक बोलता है कि इसको मुझे दे दो। तो वो बोलता है कि तुम मुझे मार डालोगे फिर। तो लूक बोलता है अगर तुमने मुझे इसको नहीं दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अपने ऑनर के जरिए कि अगर तुमने सब चीज़ें वैसी करी जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने मुझे बच्चा दे दिया तो तुम खामोशी से यहाँ से चले जाना, मैं किसी को कुछ बताने नहीं वाला।
तुम फिर चाहो किसी खुफिया तरीके से इस प्लेनेट से निकल भी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए और वो मुझे अभी इसी वक्त दे दो। तो वो बोलता है कि जारविस तुम यहाँ पे अकेले नहीं आए हो। तो लूक बोलता है कि यहाँ पे अकेले कोई भी नहीं आता है। जारविस बोलता है कि तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न से बात करके मुझे मेरे प्रिजनर्स छुड़वाओ, हमें यहाँ इस प्लेनेट से वापसी निकलवाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापसी दिला दूंगा। तो लूक बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे कोई स्वैप मीटिंग या कोई डील करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापसी दो। तो जारविस बोलता है कि मेरे लोग जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। तो लूक बोलता है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे इस बच्चे का इससे कोई मतलब है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, इस सब में तुम्हारा अपना कसूर है और मुझे बस इस वक्त मुझे मेरा बच्चा वापसी चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जारविस जो है वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर वो जो है उस बच्चे को लूक केज के पास दे देता है। और लूक केज जब उसको देखता है तो वो उसको तसल्ली हो जाती है, क्योंकि वो उसी की बेटी होती है। और लूक बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे वो जारविस बोलता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे थे, लेकिन अगले पल वहाँ पे जो है इसको एक स्नाइपर के जरिए उड़ा दिया जाता है और वो वहाँ पे मर जाता है। और हम देखते हैं कि ये शॉट कहीं दूर से जो है बुल्सआई ने बैठ के कितनी बिल्डिंगों के पार से लिया होता है और बोलता है कि बुल्सआई। इसी तरह हम लोग एवेंजर्स टावर के अंदर अगली सुबह शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे जो है जेसिका जोन्स और लूक केज दोनों ही मौजूद होते हैं। जेसिका जोन्स, ये रही तुम्हारी बच्ची, संभालो अब इसको। तो वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कभी सोचा नहीं था कि हमें ये मिल जाएगी। तो लूक बोलता है कि मैंने कहा था ना उसको कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। नॉर्मन बोलता है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कल रात शील्ड के कुछ डॉक्टर्स ने तुम्हारे बच्चे का चेकअप किया था और हमें दिए थे, ये बिल्कुल हेल्दी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको एक बात की ज़रूरत है। तो जेसिका बोलती है कि हाँ इसको ज़रूर चेंज की तो ज़रूरत है, क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ, मतलब मुझे परमिशन है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे कोई प्रिजनर नहीं हो जो यहाँ पे परमिशन ले रहे हो, ये तुम्हारा अपार्टमेंट था और अभी भी तुम्हारा अपार्टमेंट है। तो जेसिका वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ज़रा मेरी बात सुनना ऑसबॉर्न, कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सुपर हीरो बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपनी बेटी को रेस कर सकूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मेरे साथ तुम्हारी कोई डील नहीं हुई है, मेरी डील सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के साथ है, ठीक है। और इस तरह जेसिका बोलती है कि फिर ठीक है। और इस तरह वहाँ से वो दोनों बाहर निकलते हैं और जेसिका काफ़ी खुश होती है कि तुमने ये कर दिखाया, तुमने कर दिखाया, तुम बहुत बढ़िया हो। तो लूक बोलता है तुम्हें हमेशा से इसी बात की ख्वाहिश थी ना कि मैं हमेशा से चीज़ें साफ़ कर दूं और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूं, ताकि हम लोग इसको अपने तरीके से हैंडल कर सकें, अपनी बेटी की परवरिश कर सकें। तो मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सब कुछ वही किया है। तो जेसिका बोलती है लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो तुमने किया है, तुमने ऑसबॉर्न के साथ एक डील साइन कर ली है, क्या तुम्हें वाकई में श्योर हो इस बारे में कि तुम्हें इसी रोड के ऊपर चलना है। तो लूक बोलता है कि हमें बस इस वक्त वही करना होगा जो इसके लिए ठीक है, और मेरे ख्याल से भी इसके लिए यही ठीक है कि हम उन लोग का साथ दें, वरना अगर वो नहीं होते तो हमें ये बच्ची अपनी कभी नहीं मिल पाती। और वैसे भी मैंने उससे कुछ बातें करी हैं, मैंने उससे कुछ डील करी है और अब से मेरे ख्याल में चीज़ें कुछ इस तरह से ही चलने वाली हैं। और इस तरह वो लोग आपस में अपना कुछ टाइम वाइम स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ और हम यहाँ से दोबारा नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास शिफ्ट होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑसबॉर्न जो अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि उसको नहीं कह दो और उसको बोलना कि आइंदा से इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के लिए मुझे बॉदर ना करें। इस वक्त कंट्री के अंदर खतरनाक किस्म के क्राइसिस चल रहे हैं और मैं इस चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ, ना ही मेरी अटेंशन उन पर जा सकती है, और मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कौन नहीं। तो वो बोलती है कि वो एक डी मैन है। तो वो बोलता है कि मैं किसी डी मैन को नहीं जानता हूँ, तो मुझे यहाँ पे काम करने दो, और तुम्हारा मैंने जॉब को इसलिए रखा है ताकि तुम मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रख सको, तो अपनी जॉब को ज़रा सही से अंजाम दो। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बुल्सआई बैठा होता है और बोलता है कि लूक केज क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी शक्ल बनाते हुए क्यों आ रहे हो। तो बोलता है कि ज़रा इसको चेक करो, इसको देख के तुम्हें कुछ याद तो आ रहा होगा, ये वो क्रोबार है जो कि व्रेकर इस्तेमाल करता है, जिससे वो थॉर की धुलाई भी किया करता था कभी, और इसको आखिरी बार मैंने उससे छीना था, और ये मुझे बताओ कि यहाँ पे ये कर क्या रखा है। तो बुल्सआई बोलता है इसमें इतने भड़कने वाली क्या बात है, ये बताओ इसके अंदर कोई शक्ति वक्ति आ गई है क्या। तो लूक बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझो, और वो यहाँ पे आके बुल्सआई के ऊपर अटैक करता है। लेकिन बुल्सआई भी वहाँ पे जिस चम्मच से सीरियल खा रहा होता है उसी चम्मच को निकालता है और लूक केज के ऊपर अटैक करता है। और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि वैनम भी आता है और लूक केज वैनम के ऊपर भी अटैक करता है, और यहाँ पे इन लोगों के बीच ज़बरदस्त किस्म की हाथापाई शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल इसका मैं क्या मतलब समझूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि लूक केज जो है उस क्रोबार को नॉर्मन ऑसबॉर्न की तरफ करता है और बाहर इशारा करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जेसिका ड्रू को जो है वहाँ से मिस मार्वल लेके जा रही होती हैं। तो वहाँ पे नॉर्मन बोलता है इसका क्या मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। तो लूक केज बोलता है कि तुम एक मर्डरर हो और इसी वजह से मैं तुम लोगों को कभी ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों की तरह यहाँ पे बिकाऊ नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं कुछ यहाँ पे चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने बच्चे को बचाने के लिए आया था और मैंने वही करा जो मुझे ठीक लगा, और इसीलिए मैं यहाँ पे आज तुम्हारा सर तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसको मैं अपने साथ नहीं लेके जा रहा। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है क्या होगा जब तुम्हारी बच्ची बड़ी होगी, उसको पता चलेगा कि उसके बाप किस तरह से अपने वादों से मुकर जाता है। लेकिन वहीं पर लूक केज को गुस्सा आता है और वो क्रोबार जोर से उठा के उसकी तरफ फेंकता है, जो कि इस बिल्डिंग के शीशे के लग के टूटता है, और हम देखते हैं कि लूक केज जो है उस टावर के टॉप फ्लोर से सीधा नीचे ज़मीन पे कूदता है और बोलता है कि सॉरी। और नॉर्मन ऑसबॉर्न नीचे झांकते हुए बोलता है कि चलो अब हमारी लिस्ट के अंदर एक और शामिल हो गया है। तो मतलब यहाँ से लूक केज ने जो है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ गद्दारी करी है, उसको एक मुंह पे चमाटा मारा है और वो वापसी अपनी इस एवेंजर्स हाइड आउट के अंदर आ गया है।
और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे लोग दोबारा गेट टुगेदर करते हैं, जहाँ पे इस वक्त आयरन फिस्ट भी इन लोगों के साथ मौजूद है और ये लोग अपनी कुछ आगे की प्रॉब्लम्स को अब डिस्कस करने लगे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैप्टन अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सबको रहने के लिए जगह दी होती है और ये एक ऐसी खुफिया जगह बनी हुई है जिसको जानना हर किसी की बस की बात है नहीं। तो लोगन बोलता है कि ये बताओ कि तुमने ऑसबॉर्न का सर क्यों नहीं अलग करा धड़ से। लूक बोलता है क्योंकि अब मैं उस रास्ते पे दोबारा नहीं चलना चाहता हूँ। लोगन बोलता है अगर मैं होता तो उसको अलग करके ही आता। तो बोलता है कि मेरे ख्याल से अगर तुम होते तो तुम भी शायद ये नहीं कर पाते, तुम नहीं समझ पाओगे, ये फादर स्टफ है। लोगन बोलता है कि हाँ शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा। और वहीं पर अचानक रॉनन गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है कि ये नहीं बचने वाला, ये एकदम एक नंबर का कमीना इंसान है। क्योंकि हम दरअसल देख रहे होते हैं कि टीवी पे एक अनाउंसमेंट हो रही होती है जिसको देख के रॉन का दिमाग घूम गया होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि किस तरह से हमने ये अपना हीलिंग का पार्ट स्टार्ट कर दिया है। जो हमने ज़ख्म लिए हैं अब हम उनको भरने लगे हैं और एज ए स्पीसीज़ हम एक बार दोबारा उठ खड़े हुए हैं। और इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा ऑनर के साथ आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ योर प्रोटेक्टर्स, योर वॉरियर्स, योर एवेंजर्स। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न ने टीवी के अंदर एक नई एवेंजर्स की टीम को बना के अनाउंस कर दिया होता है, जिसको देख के ये जो असली एवेंजर्स हैं उनकी बिल्कुल हट चुकी होती है। वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि मेरा नाम आयरन पैट्रियट है और इस नई एवेंजर्स की टीम को बैटल्स के अंदर अब से मैं ही लीड किया करूँगा और ये लोग मेरे कहने के मुताबिक ही चलेंगे। मेरा नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है और मैं इन एवेंजर्स को अप्रूव करता हूँ। और इस तरह स्पाइडरमैन बोलता है कि ज़रा एक मिनट, ये इसका क्या मतलब है। और वहीं पे कैप्टन अमेरिका, मॉकिंगबर्ड, रॉनिन वगैरह सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे यानी कि रॉनिन की हटी हुई होती है। वो तो फुल गालियाँ दे रहा होता है और बोलता है कि ये अपने आप को समझता क्या है, ये एक मर्डरर है, ये एक गॉब्लिन है, क्या लोगों को ये नज़र नहीं आता। इसने जो है आयरन मैन का सूट पहना हुआ और यहाँ पे इसने एक नई एवेंजर्स की टीम खड़ी कर दी है, ये सब आखिरकार हो क्या रखा है। और यहाँ पे रॉनिन को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि एक आदमी जो है वो खुद उसके कॉस्ट्यूम के अंदर भी खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त ये मेरा कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे कौन खड़ा है जो कि अपने आप को हॉकाई बुला रहा है। और वहीं पे रॉनिन बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि जब भी दुनिया जहन्नुम की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पे कोई शख्स ऐसा होता है जो उस चीज़ से भी एडवांटेज ले लेता है। वो अपनी स्टॉक मार्केट को क्रैश होने से रोक लेता है, वो अपने सब कुछ अपने $बिलियन कमा ही लेता है इन गंद के अंदर से भी। हमारी कंट्री अभी थोड़ी देर पहले वॉर के ऊपर गई थी और अब ज़रा देखो उसको, ये यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा है, वो भी इस चीज़ की। हम जानते हैं उनके असली रंग क्या है, चाहे ये दुनिया जाने ना जाने, और हम इसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि वो अपने असली रंग दिखाएं। हम उनको जानते हैं, हमारे लिए यही बहुत है और इसीलिए हमें इस हेल को जो है रोकना होगा इससे पहले कि ये और ज़्यादा बढ़े। हमें वहाँ पे जाना होगा और हमें अपना टाइटल यानी कि एवेंजर्स का टाइटल वापसी उनके हाथों से, उस ग्रीन गॉब्लिन मैनियक के हाथों से वापसी लेना होगा, क्योंकि हम हैं सिर्फ असली एवेंजर्स और हम इसको वापसी लेके रहेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि रॉनिन वहाँ से गुस्से में मार्क्स बनता है और ये सारी की सारी टीम तैयार होती है अब उनसे लड़ने के लिए। टू बी कंटिन्यूड इन डार्क एवेंजर्स नंबर 1।